Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's video, we are going to study about Cabinet Mission, Mountbatten Plan and Indian Independence Act 1947, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स भी देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेवल प्लान तक कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में डेडलॉक आ रहा था, उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्लान्स आए। अगर हम एक एक की बात करें, जल्दी से हम लोग ईयर रिवाइज कर लेते हैं। तो अगस्त ऑफर आया था 1940 में, ओके। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942, देन सीआर फॉर्मूला 1944 एंड वेवल प्लान 1945। ये सारे प्लान्स जो थे, ये सारे के सारे फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी इसका आउटपुट नहीं निकलता है। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्लान का क्या हुआ। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, रॉयल इंडिया नेवी रेटिंग्स म्यूटनी। एक्चुअली ये जो दिख रहा है आपको, रॉयल इंडियन नेवी या तो रेटिंग म्यूटनी, इसी का नाम है। रेटिंग्स किनको बोलते थे? तो जो सेलर्स होते थे ना, उनको रेटिंग्स भी बोला जाता था। तो देखो ये कब हुआ, आपको इवेंट याद रखना है कि कब हुआ एंड द पीपल एसोसिएटेड विथ इट। तो ये जो हुआ था, रॉयल इंडिया नेवी म्यूटनी 1946 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो इसके पीछे जो रीज़न था, दैट वाज डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन एंड नॉन इंडियन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इंडियन को लो पोस्ट दिया गया था नेवी में, उनके जो प्रमोशंस है वो टाइमली नहीं होते थे, पेमेंट टाइम पे नहीं होते थे, ओके। और जो नॉन इंडियंस थे उनको हाई पोस्ट दिया गया था, उनका प्रमोशन, पेमेंट, वो सब काफ़ी सही से चल रहा था। इवन जो खाने की सुविधा होती है, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा था इंडियन को, प्लस जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइक क्लोथिंग एंड रेसिडेंस, वो भी साफ़ सुथरा नहीं था। तो हद, एक होता ना लिमिट क्रॉस हो गया डिस्क्रिमिनेशन का। वो चीज़ जब हुआ, तब जो नेवी के लोग थे, जो सेलर्स थे, वो रोड पे उतर आए एंड रिवॉल्ट कर दिया। और ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? बॉम्बे से स्टार्ट हुआ। 1946 में बॉम्बे से रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। बॉम्बे की शिप थी HMS तलवार, नाम याद रखिएगा। उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया और ये रिवॉल्ट जो है पूरे देश में ही फैल गया। बॉम्बे के साथ साथ आपको एक और शिप का नाम याद रखना है, HMS हिंदुस्तान, जो कि कराची की शिप थी। इन लोगों ने ऑलमोस्ट एक साथ ही रिवॉल्ट स्टार्ट करा एंड ये फिर पूरे इंडिया में फैल गई। हर जगह के लोग रोड पे उतर के इस चीज़ का विरोध करने लगे। अब देखो, जो नेवी में थे, वो जो भी इंडियंस थे ना, कुछ हाई क्लास के थे, हाई कास्ट के थे, तो उन लोगों से ये चीज़ सहा नहीं गया, उन लोगों ने रिवॉल्ट किया। अब इस रिवॉल्ट को इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, उनको पता था कि इंडिया को आज़ादी मिलने वाली है एंड अगर आर्मी ही इस तरीके से रिवॉल्ट करेंगे, अनडिसिप्लिन वे में रहेंगे, तो देश को आज़ादी मिलना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से क्या होता है कि वल्लभ भाई पटेल एंड जिन्ना जॉइंटली परसुएडेड द रेटिंग्स टू सरेंडर ऑन February 23, 1946। तो उन्होंने जाके किसी तरह परसुएड किया रेटिंग्स को, सेलर्स को, कि आप लोग सरेंडर कर दो, ये रिवॉल्ट छोड़ दो, ठीक है। तो रिवॉल्ट तो इन लोगों ने छोड़ दिया, बट उस टाइम जो रिवॉल्ट हुआ था ना, वो बहुत लार्ज मास पे हुआ था, जिस वजह से ब्रिटिश को अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग इंडियंस को अब हल्के में नहीं ले सकते हैं। The Britishers for the first time seriously realized that with this awakening among the Indians, the revolt in armed forces could not perpetuate its hold on India anymore. ठीक है, तो ये रिवॉल्ट आपको याद रखना होगा, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। हर छोटे मोटे रिवॉल्ट, हर लीडर्स का योगदान है हमारे इंडिपेंडेंस में, तो आप ये याद रखिएगा। 1946 में हुआ था, ओके। एंड ये दोनों शिप का नाम याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिएगा क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने के लिए बहुत सी कोशिश की गई थी पहले, जो कि सक्सेस नहीं होती है, सारे के सारे फेल हो रहे थे, जो भी मैंने आपको बताया था अभी। तो क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाता है, कब ओवर हुआ था? सितंबर 1945 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1936 में। एंड 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है, तो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करती है ब्रिटेन में। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका नाम होता है
क्लीमेंट एटली। तो आप देखिएगा, तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया को फ्रीडम दे दिया जाए, एंड इसके लिए वो एक कैबिनेट मिशन बना रहे हैं जो कि वहाँ पे जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे नया सरकार बनता है एंड उन्होंने डिक्लेयर किया, देखिएगा यहाँ पे, दैट ब्रिटिश कैबिनेट मिशन वुड विजिट इंडिया टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसके लिए कैबिनेट मिशन में 3 पर्सन को भेजा गया। अब इन 3 पर्सन का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस में एक ऑड वन आउट करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसमें जो पर्सन थे दैट वाज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। अब ये जो क्रिप्स है, इनका नाम आपने पहले सुना है ना, 1942 वाला, तो ये वही क्रिप्स है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 3 पर्सन आते हैं कैबिनेट मिशन के तहत, ओके। अब इसमें क्या होता है कि जो एटली है, प्राइम मिनिस्टर थे जो ब्रिटेन के, उन्होंने क्या बोला कि जाइए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया के, उनसे मिलिए एंड एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन निकाल के लाइए जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जा सके। तो देखो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सबसे पहले आते हैं, फिर इंडिया को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। इंडिया के जो भी प्रोविंस थे उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप A, B एंड C। ग्रुप A में ये रखते हैं मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल वाला स्टेट, ठीक है। B में ये लोग रखते हैं पंजाब एंड सिंध वाला पार्ट, ओके। एंड पार्ट C में, ग्रुप C में ये लोग रखते हैं बंगाल एंड असम वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं ग्रुप B एंड ग्रुप C ये मुस्लिम मेजोरिटी हुआ है ना। एंड वो लोग ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो इस पे क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है वो लोग कैबिनेट मिशन प्लान से एग्री हो जाते हैं, जबकि जो INC हैं उनका ऐसा मानना था कि हमें अपने देश को डिवाइड नहीं करना है, आप ग्रुप A, B, C में बांट के ऑलरेडी डिवाइड कर रहे हो, इसलिए ये लोग पहले ऑब्जेक्ट करते हैं, बट बाद में ये लोग भी एग्री हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्शंस लगाते हैं एंड फिर नेगोशिएट करके बाद में ये लोग भी एग्री कर लेते हैं। अब क्या होता है, जब ये लोग एग्री करते हैं तो जो मुस्लिम लीग है उनको पता चलता है कि कैबिनेट मिशन जो है उनका क्लेम क्या था कि वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हैं प्लस एक स्टेट चाहते हैं, है ना। मुस्लिम लीग वाले एक मुस्लिम के लिए अलग स्टेट पाकिस्तान चाहते थे। तो कैबिनेट मिशन ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन ने ऐसा किया तो जो मुस्लिम लीग है उन्होंने इनके प्लान को छोड़ दिया। पहले एक्सेप्ट किया था कैबिनेट मिशन प्लान, फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के साथ यूं ही नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ने के साथ डायरेक्ट एक्शन कैंपेन भी किया 1946 में ही। आपको ईयर याद रखना है। डायरेक्ट एक्शन कैंपेन क्या था, तो इसमें मुस्लिम लीग ने लॉन्च किया था। उन्होंने वॉयलेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया। अब देखो ये तो प्लान का हिस्सा बने नहीं, तो इन्होंने कम्युनल राइट्स पूरे कंट्री में स्प्रेड कर दिया। जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो होता है ना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा, वो चीज़ लार्ज स्केल पे करने लग गए। तो डायरेक्ट एक्शन कैंपेन आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग ने इसको लॉन्च किया था, ओके। द मुस्लिम लीग लॉन्च डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑन अगस्त 16, 1946 विच रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स इन द कंट्री। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म किया है ना। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि मुस्लिम लीग तो डायरेक्ट एक्शन कैंपेन कर दिए, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि उनका जो था रिजेक्शन हो गया। वो जो सेपरेट स्टेट चाहते थे उसका रिजेक्शन हो गया, इस वजह से उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कांग्रेस के मेंबर्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं एंड जो टीम को लीड करते हैं वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना कि इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ उसमें कांग्रेस के जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू हेड होते हैं, एंड जो मुस्लिम लीग है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, ओके। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बारी आई
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनता है तो अगेन मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन द असेंबली हियर। अब देखो 9 दिसंबर का जो टाइम था, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड इस मीटिंग में किसको हेड बनाया जाता है, किसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा ही वॉज मेड प्रेसिडेंट। जो 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे कांग्रेस के, उनको बना दिया गया प्रेसिडेंट। अब यही जो मीटिंग है, जो दूसरा मीटिंग है, सेकंड मीटिंग 2 दिन के बाद होता है 11 दिसंबर को। ठीक है, तो 11 दिसंबर को फिर डिसाइड किया गया कि राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो टेम्पररी मेंबर थे, जबकि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो राजेंद्र प्रसाद विल बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है। अब देखो एटली अनाउंसमेंट, तो ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया था कि जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आते हैं प्रेसिडेंट के, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ब्रिटिश वुड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय जून 30, 1948 एंड लॉर्ड माउंटबेटन वुड रिप्लेस वेवेल। तो देखो इनका तो साफ था कि इन्होंने बोल दिया था कि इंडिया को फ्री कर दिया जाए, एंड इस पर्पस से उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा था इंडिया में, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा माउंटबेटन प्लान। अब देखो माउंटबेटन प्लान जो आया वो किसने भेजा, तो वो भी एटली ने भेजा। वेवेल को वापस बुला लिया, जो वेवेल वॉइसरॉय थे उनको वापस बुला लिया और माउंटबेटन को भेजा। और माउंटबेटन को भेजा तो इसमें जो प्लान था, इसमें क्या था बेसिकली, तो ईयर आप याद रखिएगा, पहले 1947 में आया था माउंटबेटन। एंड इस प्लान में यही था बेसिकली कि जो पावर्स है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंडियंस को, एंड जो पार्टीशन है कंट्री का उसको कर दिया जाएगा। क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, खून खराबे पे उतर आए थे, कि फाइनली माउंटबेटन प्लान के टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस मान जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें पार्टीशन चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए, तो वही सही। तो माउंटबेटन प्लान में ही हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों कोई राज़ी हुए इस प्लान से। ऑब्वियसली यहाँ पे आईएनसी ही झुक गया, उन्होंने ही सेपरेशन के लिए एग्री हो गए, जो कि स्टार्टिंग से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि सेपरेशन हो। नेशनल कांग्रेस जो थी वो यूनाइट होकर रहना चाहती थी, बट इतना खून खराबा, जो डायरेक्ट एक्शन डे होता है, खून खराबा देखने के बाद वो एग्री हो जाते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें सेपरेट स्टेट चाहिए, तो वही से हैं। तो आपको माउंटबेटन प्लान समझ में आया होगा, इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एक दो चीज़ आप और याद रख सकते हैं कि जो माउंटबेटन प्लान है उसमें क्या था कि इंडिया को पार्टीशन कर दिया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान में, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो पाकिस्तान के लिए अलग होगा, इंडिया के लिए अलग होगा। ठीक है, और जो बंगाल एंड पंजाब है उसको पार्टीशन कर दिया जाएगा, जो वेस्ट इंडिया है एंड ईस्ट इंडिया का पार्ट है उसको पार्टीशन कर दिया जाएगा। जो नॉन मुस्लिम्स है वो इंडिया में रहेंगे और जो मुस्लिम्स है वो पाकिस्तान में हो जाएंगे। ऐसा हो गया था, और इस पर्पस से उन्होंने एक कमीशन बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसको रेड क्लिफ कमीशन बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। रेड क्लिफ कमीशन, ये कमीशन जो अपॉइंट होके आता है, इन्हीं का टास्क था कि पार्टीशन करना और फिक्स करना इंटरनेशनल बाउंड्रीज इन पंजाब एंड बंगाल। तो जो रेड क्लिफ लाइन भी है ना, जो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सा लाइन है सेपरेशन का, इंटरनेशनल बाउंड्री, दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन का नाम कैसे पड़ा, इस कमीशन के थ्रू पड़ा, और जो इंडिया पाकिस्तान है इसका जो बॉर्डर है इसका भी रेड क्लिफ लाइन ही नाम है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे यही बोला गया कि जो भी प्रोविंसेस है उनको चॉइस दिया जाएगा, ईदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, और
दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। 3 चॉइस है, इंडिया को ज्वाइन कीजिए, पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, या तो फिर इंडिपेंडेंट रहिए। इस तरीके से इनके पास चॉइसेस आए, ठीक है। तो ये हम लोग का माउंटबेटन प्लान था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसमें फाइनली हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया इंडिया को, ठीक है। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज अबॉलिश्ड, ठीक है, एंड द गवर्नर जनरल और द गवर्नर्स लॉस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। और जो भी कुछ था वो लोग सब अपना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको सौंप के उनका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है यहाँ से। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स आया। यहाँ पे क्या होता है कि ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद हैड साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विथ इंडिया। जितने भी प्रोविंस थे सारे ने साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। और जो ये 3 स्टेट है, प्रोविंस है, आपको नाम याद रखना है, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये लोग साइन नहीं किए, ये लोग अपना अलग चाह रहे थे। तो जम्मू कश्मीर का क्या है, दे वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और जैसे ही ये बात पाकिस्तान को पता चला कि जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है, तो पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। उस टाइम कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरी सिंह। तो हरी सिंह जो राजा थे वो इंडिया के पास आते हैं एंड हेल्प मांगते हैं। तो उस टाइम उन्होंने एसेशन साइन कर लिया इंडिया के साथ एंड इंडिया वालों ने कश्मीर का हेल्प करते हुए पाकिस्तान पर अटैक किया था। तो ये जो इशू था कश्मीर वाला, ये उसी टाइम से चले आ रहा है। तो यहाँ पे तो आपको कश्मीर का पता चल गया। अगर बात करें हम जूनागढ़ का, तो द नवाब ऑफ जूनागढ़ वॉज मुस्लिम वेयर एज मोस्ट ऑफ इट्स पीपल वेयर हिंदूज। इस वजह से क्या होता है, थ्रू अ रेफरेंडम द पीपल ऑफ दिस स्टेट डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडिया। और जो नवाब ऑफ जूनागढ़ होता है वो पाकिस्तान चले जाता है। तो इस तरीके से जूनागढ़ भी हम लोग के इंडिया में मिल गया। और जो फाइनली एक और प्रोविंस था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज फोर्स्ड टू accede टू इंडियन यूनियन अंडर प्रेशर ऑफ इंटरनल एनार्की एंड मिलिट्री अगेंस्ट हिम। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद ये लोग भी फाइनली इंडिया में मिलते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब आ जाता है हम लोग का फ्रेंच कॉलोनीज़ एंड पोर्टुगीज़ कॉलोनीज़। अब देखो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्रेंच थे वो लोग कब गए इंडिया से, तो जो फ्रेंच थे 1954 में वो लोग जाते हैं इंडिया से। इंडिया में वो लोग बेसिकली किस पार्ट में रिसाइड कर रहे थे, तो पौंडीचेरी वाला जो एरिया है, माहे, करिकल, येनम, उस एरिया में वो लोग रह रहे थे। तो वहाँ से भी वो लोग 1954 में चले जाते हैं। और पोर्टुगीज़ का बात करें तो पोर्टुगीज़ के बारे में आप याद रखिएगा, दे वेयर फर्स्ट टू कम इंडिया एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। वो लोग 1961 में इंडिया से गए। आए कब थे, तो मैंने आपको बताया था 1498 में आए थे। वास्को डी गामा जो कि कैलीकट में लैंड करता है, वो सबसे पहले आया था, एक पोर्टुगीज़ था वो। एंड फाइनली इनका जो कॉलोनीज़ है यहाँ से जाते हैं 1961 में। और ये लोग किस पार्ट में रिसाइड कर रहे थे इंडिया के, तो गोवा, दमन, दीव वाला जो पार्ट है वहाँ पे ये लोग रिसाइड कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे मिसलेनियस आ गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मिसलेनियस में जो भी कुछ दे रखा है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर में डिटेल से पढ़ा दिया है। तो मिसलेनियस में बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा, लाइक इम्पॉर्टेंट बैटल्स, इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय, ये सब आपको टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल समराइज्ड वे में देखने को मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। पहले तो आपने पढ़ रखा तो आपको सब पता होगा, मगर इसको मेमोराइज अच्छे से कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्ज़ाम के टाइम में मिसलेनियस वाली चीज़ को अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड विथ एंड ऑफ दिस चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड। आई विल बी अपलोडिंग MCQs सून। इसके जो भी MCQs हैं मॉडर्न इंडिया के, वो गांधीयन एरा वाला जो बचा हुआ है,
3-4 वीडियोस बनेंगे उसके, तो आई विल बी अपलोडिंग दैट सून। और फाइनली एक इम्पॉर्टेंट बात बोलनी है आपको। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑन completion ऑफ 100 सब्सक्राइबर। सो फाइनली स्टडी सिंप्लीफाइड का जो चैनल है वो 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है, इसलिए आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड थैंक यू फॉर प्रेजिंग माई वर्क एंड गुड विशेस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।